India is on the move, a nation accelerating towards global economic dominance. With a dynamic mix of innovation, resilience and ambition, the Indian economy is rewriting the playbook, capturing global attention as it races toward a brighter future. And this pivotal moment was brought into sharp focus at the recently concluded 10th edition of the Times Network India Economic Conclave held in New Delhi. For a decade, the India Economic Conclave has been the torchbearer of the nation's economic narrative, tackling the most pressing issues and driving conversations that shape policy and progress. This year was no exception. Under the compelling theme, Fast Track to Top 3, the conclave ignited discussions on India's aspirations to cement its place among the world's top 3 economies. Top editorial voices, visionaries, policy makers and industry leaders convened to exchange insights, strategies and solutions to accelerate India's growth story. India is on the move, and the India Economic Conclave remains at the heart of the conversation, shaping the road ahead. In this episode, Chhattisgarh's Chief Minister focuses on state's approach to development and its evolving approach to attract industries and contribute to India's development. विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणाम, नमस्कार और स्वागत है आपका इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में। और सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि छत्तीसगढ़ ने हाल ही में अपनी नई औद्योगिक नीति लॉन्च की है, क्योंकि ये इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस औद्योगिक नीति की क्या विशेषताएं हैं, देश आपसे जानना चाहता है। छत्तीसगढ़ उद्योग नीति 2024-30 लॉन्च किए हैं और इस उद्योग नीति को बनाने में हमारे जो वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं श्री लखनलाल देवांगन जी और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत की है। सभी वर्गों से राय मशविरा किए हैं और तब इस उद्योग नीति को तैयार किए हैं। और इस उद्योग नीति में महिला उद्यमी, ST/SC उद्यमी, अग्निवीर के जो सेवानिवृत्त हैं, आर्मी के जो सेवानिवृत्त हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई है और रोजगार पर विशेष जोर दिया गया है। 1000 और जो 1000 से ऊपर रोजगार देंगे उनको सरकार विशेष सहयोग उपलब्ध कराएगी और उद्यमियों को किसी भी तरह से परेशानी न हो, इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 ये भी लागू किए हैं ताकि एक जगह उनका आवेदन आ जाने पर उनको आवश्यक सारे दस्तावेज समय पर मिल जाएं, उनको ज्यादा दफ्तरों का भी चक्कर लगाना नहीं पड़े और समय की भी बचत हो। तो इस तरह से नई उद्योग नीति में काफी चीजों का ध्यान दिया गया है। विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नया रायपुर का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में विस्तार किया। छत्तीसगढ़ के इस शहर ने दुनिया भर में अपनी आधुनिक रचना दिखाई और इससे पहचान भी बनाई। अब राज्य में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी सरकार नया रायपुर परियोजना को किस तरह से आगे बढ़ाने वाली है? लोगों की रुचि है इसमें। देखिए, नया रायपुर बसाने का जो है, ये हमको लगता है कि पूरे देश का सबसे अच्छा कैपिटल होगा और उस दिशा में हमारी सरकार पहले ही जब 15 साल की सरकार थी उस समय से शुरू हो गया है और अब हम लोग 2023 में पुनः सरकार में आए हैं तो नई राजधानी क्षेत्र को फिर डेवलप करने का सरकार का
मंशा है और हम लोग नए रायपुर को आईटी हब, एजुकेशन हब और हेल्थ हब के रूप में विकास करने की दिशा में चिंतन कर रहे हैं। राज्य में सड़क, रेल, हवाई यातायात आदि सारी इस तरह की चीजें जो हैं वो विकास की दिशा में अपने पिछले 12 महीनों में क्या उपलब्धियां हासिल कर चुका है और आगे का आप क्या रास्ता देख रहे हैं? देखिए, एक तो डबल इंजन की सरकार है और विधानसभा चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भी मोदी की गारंटी लॉन्च किए थे और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री स्वयं भी आकर कई कैंपेनिंग में छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो यहाँ सबका विकास होगा, जैसा उनका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और सरकार में जब आए तो मोदी की गारंटी का अधिकांश काम हम लोग 1 साल के भीतर में ही पूरा करने का प्रयास किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास है, किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 2 साल का बकाया बोनस दिए, 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को उनके खाता में महतारी बंधन में 1000 रुपया प्रति महीना भेजने का काम कर रहे हैं। तेंदुपत्ता का कीमत 4000 से 5500 प्रति मानक बोरा कर दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। इस तरह से अधिकांश मोदी की गारंटी में जो वादा किए थे उसको पूरा करने का प्रयास किए हैं। और जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोग प्रदेश की समस्या को लेकर भारत सरकार के पास जा रहे हैं, तो उनका भी भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी, वो 20,000 करोड़ से ज्यादा की राशि नए हाईवेज और रायपुर शहर में फ्लाईओवर और सड़कों के निर्माण के लिए दिए हैं। उसी तरह से सिविल एविएशन मिनिस्टर से मुलाकात किए थे और उनसे आग्रह किए हैं कि हमारा जो रायपुर का एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया जाए, इंटरनेशनल कार्गो वहां पर बनाया जाए और जो बिलासपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है वहां के एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की व्यवस्था हो। और रायपुर से अंबिकापुर, अभी जो पिछले समय माननीय प्रधानमंत्री जी अंबिकापुर एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किए, तो वहां भी फ्लाइट चालू हो, ये सब आग्रह किए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये सब काम जल्दी हो जाएंगे। और रेलवे के क्षेत्र में भी रेल मंत्री जी से मुलाकात किए थे, तो कई नई रेल परियोजनाओं के लिए और दोहरीकरण के लिए, सबके लिए, और जो स्टेशन हैं हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये सब का अपग्रेडेशन के लिए और 48 और छोटे जो स्टेशन हैं इनके लिए भी भारत सरकार रेल मंत्रालय ने राशि उपलब्ध कराया है और इनका इनॉग्रेशन मतलब इनका अपग्रेडेशन का काम भी चालू हो रहा है। इस तरह से जिस भी विभाग में जा रहे हैं वहां से हम लोग को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मैं एक सवाल और भी पूछना चाहती हूँ। आपने संकल्प लिया है कि 2 साल में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। आपकी रणनीति क्या है? आपको इस दिशा में कितनी सफलता अब तक हासिल हुई है? देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, नक्सलवाद के साथ बड़ी मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं और जो 1 वर्षों में सफलता हासिल हुई है, बस्तर के क्षेत्र में शांति बहाल करने में जो कामयाबी मिली है उसकी सभी तरफ प्रशंसा भी हो रही है। और लगातार नए सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, करीब 37 सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलने का मतलब 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहां सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचा पा रहे हैं। वहां सड़क बन रही है, बिजली पहुंच रहा है,
नल के द्वारा लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब चीज की व्यवस्था हो रही है। वहां पर दूर संचार के साधन, मोबाइल के टावर खड़े हो रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। और एक नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। नियत नीलानार का हिंदी में अनुवाद है आपका अच्छा गांव, और इसके माध्यम से भी सरकार की योजनाओं को करीब 96 से ज्यादा गांवों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में सरकार सफल हुई है। और वहां के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। और इसलिए हम लोगों ने आह्वान भी किया है नक्सलियों से भी कि आप सब लोग गोलीबारी की भाषा छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ न्याय करेगी और उसका भी परिणाम अच्छा मिल रहा है। करीब 1,500 से ज्यादा या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है, और उनके साथ भी पूरा न्याय सरकार कर रही है। तो बड़ी मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी का इस संकल्प भी है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और उस दिशा में हमारी सरकार केंद्र सरकार के सहयोग से काम कर रही है। एक बड़ा मुद्दा रहा है कुछ पिछले चुनावों में, वो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का। आपकी उद्योग नीति राज्य की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेगी और रोजगार कैसे पैदा करेगी, ये इसका क्या रोड मैप है? बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ पर बहुत मिनरल्स हैं, आयरन ओर है, कोयला है, यहाँ गोल्ड है, डायमंड है, टीना है। इस तरह से मिनरल्स का भंडार हमारे छत्तीसगढ़ में है। यहाँ बिजली, पानी सब है। उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है। और यहाँ पर वनोपज भी खूब है। छत्तीसगढ़ में सैकड़ों तरह के वनोपज हैं। आज 24% भूभाग यहाँ मतलब वनों से आच्छादित है। यहाँ मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है। तो सब मिलकर, और हम लोग यहाँ पर पर्यटन की भी अपार संभावना है छत्तीसगढ़ में। तो पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए हैं। अभी पिछले कैबिनेट में ये पास हुआ है। तो सब मिलाकर, और अभी कुछ दिन पहले ही एक इंडस्ट्रियल मीट यहाँ पर हुआ था, जिसमें 27 समूह के लोग, कुल 35,000 करोड़ का उनके साथ MOU साइन हुआ है। और भी लगातार सूचना मिल रही है कि यहाँ इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ उद्योग धंधे भी स्थापित होंगे और उसके माध्यम से हम लोग यहाँ के हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे पाने में भी सक्षम होंगे। मुख्यमंत्री जी, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते आपने छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए क्या विशेष प्रयास किए हैं, देश ये भी जानना चाहता है। देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का 2 संभाग, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, ये ट्राइबल बाहुल्य है। और पूरे प्रदेश में कुल 32% आबादी अनुसूचित जनजातियों की है। और हम लोगों ने अपने बजट में भी दोनों संभाग को विशेष फोकस किया है। और जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार का, वो सब उनके लिए है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, या फिर धान का कीमत देने की बात हो, तेंदुपत्ता का कीमत हो, या जो महतारी बंधन योजना का लाभ हो, सब इन्हीं वर्ग के लिए है। और 2 विकास प्राधिकरण का गठन भी यहाँ पर किए हैं, सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण, कि ऐसे ट्राइबल क्षेत्रों में किसी भी तरह से विकास में संसाधन बाधक नहीं बने, इसके लिए 2 विकास प्राधिकरण का गठन भी यहाँ पर किए हैं। और अभी भारत सरकार के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो PVTG के लोग हैं, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति के लोग रहते हैं, कोरवा, बिरहोर, बैगा, पंडो और अबुझमाड़िया।
तो ये पीएम जनमन योजना ये 24,000 करोड़ बजट का है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे पीवीटीजी के जो गांव हैं, बसाहट हैं, इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज उनके गांव में सड़क बन रहा है, बिजली पहुंच रही है, वहां पर घरों में पानी पहुंच रहा है। तो सरकार की सब योजनाओं को वहां पर पहुंचा पा रहे हैं। और उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान भी शुरू किया है। अभी पिछले 2 अक्टूबर को उन्होंने लॉन्च किया है। तो इसमें 6,500 गांव हमारे छत्तीसगढ़ के जो ट्राइबल बाहुल हैं वो लाभ इसका ले पाएंगे। और वहां भी सरकार की जो योजना तो है ही है, लेकिन और भी वहां पर समुचित विकास हो, इसका लाभ इस ग्राम उत्कर्ष योजना से मिलेगा। और वनाधिकार पट्टा भी हम लोग लगातार हमारे आदिवासी भाइयों को दे रहे हैं। और अब उसमें फोती काटने पहले दिक्कत होता था, मृत्यु हो जाने पर उनके उत्तराधिकारियों का नाम नहीं चढ़ता था, लेकिन वो भी व्यवस्था किए हैं। तो ये सब सारा हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए यहाँ पर प्रयास छत्तीसगढ़ के अंदर में हो रहे हैं। विष्णुदेव साय जी, आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप आदिवासी जनजाति से आते हैं, लेकिन जिस तरह से आपने एक संकल्प लिया है अपने राज्य को आगे बढ़ाने का, और आम आदमी जो पिछड़ा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, उसे राह दिखाने का, उसके लिए आपको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव की 10वें एडिशन पर हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, नमस्कार। At the 10th India Economic Conclave, the Industries Department of Chhattisgarh gave a comprehensive outlook of the reformed industrial policy. Chhattisgarh is one of the youngest states in India. We just turned 25. We are the 9th largest state. We are very strategically located in the heart of India with access to more than 500 population. We border 7 states. We are a power surplus state. We have with more than 3,000 megawatt of inherent capacity. In fact, we supply power to all the neighboring states also. A mining powerhouse. We have been constantly clocking more than 9% GDP over the last 25 years since we have been born. Our contribution to India's GDP started off from 1% when we were formed. Right now, we have come up to 1.7%. We are aggressively targeting to double this over the next 5 years again. Like the point I said, it's a well-connected state with a lot of airports, 5 airports, 2,500 rail network, 3,500 train network. Besides this, we have 2 very good port connectivity, one from Paradeep and one an express highway established connectivity to Visakhapatnam. In terms of infrastructure, we have an integrated command and control center that was inaugurated in the year 2018 by the Honorable Prime Minister. It predates the smart city scheme of Mahua. Everything, be it power, street light, water, sewerage, everything is controlled from this command and control center. It takes roughly 19 people to operate this command and control center to service all the public utility within the city. On social infrastructure, we have already constructed more than 10,000 dwelling units, 15,000 are under construction. The best institutes, be it IIM, IIIT, National Law University, Institute of Hotel Management, all are functioning. We have designed the city, we have conceptualized the city to be a recreational city with 27% of area dedicated for recreation. We have 5-star resorts, we have 18-hole golf course, we have the 3rd largest cricket stadium in India. We have also the Asia's largest man-made jungle safari. In terms of economy, within the city itself, we have more than 1,800 acres of dedicated land bank. Overall, the state has more than 10,000, but the city itself has more than 1,800 acres of land bank. We are constructing more than 10 lakh square foot of IT and commercial space.
While doing all of this, the focus still is on sustainable values. We want this city to be stable over the long run. So it's a zero-discharge city with complete e-mobility integrated. The government is already functioning. Mantralaya, Secretariat, Vidhan Sabha, Chief Minister House, everything is already functioning. State government offices, central government offices are functioning in the new city. In terms of the future planning, we are planning to expand the city and get more than 7,500 crore of private investment more. We want to integrate Raipur, Naya Raipur, Durg, Bhilai into an industrial economic complex. We are in the process of setting up more than 500 megawatts of solar. We want to target a net zero city. In terms of tourism, we already have 5-star resorts functioning. We want to target within WED in India, we want to target more than 1,500 rooms within the city, the best in MICE infrastructure as well as Medi-City. Broadly speaking, these are our two key subsidy for industries. We have tried to match the best subsidy in country. When it comes to fixed capital investment, while other states' policies in total end at 20-25%, we start at 30%. There are different categories. For the sectors we want to focus on, we go from 30 to as high as 50%. And if you go in the second part, if you are, the other mode of availing the subsidy is GST. And the best part about this is our entire policy rests on a broad pillar that for manufacturing sector, we are willing to give out 100% of the fixed capital investment driven by industry. And for us, fixed capital investment is not just plant and machinery, but your land cost also. So entire investment, we can give you back. And for service sector, we are willing to go 1.5 times.